एडजी के साथ आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 वोकेशनल एजुकेशन सीबीएसई क्लास 7 के कौशल बोध बुक के चैप्टर प्लांट नर्सरी को कामली रिवाइज करेंगे। नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन आप इसे बस सुनकर भी समझ सकते हैं। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। एक स्टूडेंट ने स्कूल में छोटा नर्सरी प्रोजेक्ट बनाया था। शुरू में उसे लगा कि केवल पानी देना ही काफी होगा, लेकिन फिर उसने सनलाइट, ड्रेनेज और रिकॉर्ड्स का महत्व समझा। आज हम इसी तरह कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज, क्वेश्चंस, कॉमन मिस्टेक्स और एग्जाम टिप्स को धीरे धीरे जोड़ेंगे। और मैं हूँ स्वाति। सुनते समय सिर्फ पैसिव मत रहना। जहाँ मैं कहूँ वहाँ 1 सेकंड रुककर अपना आंसर सोच लेना। हम चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स से शुरू करेंगे, फिर प्लांट ग्रोथ के लिए आवश्यक कंडीशंस, नर्सरी के टाइप्स और इम्पोर्टेंस, टूल्स तथा सेफ्टी, नर्सरी लेआउट, जर्मिनेशन टेस्ट, रेज्ड बेड्स, सीडलिंग ट्रेस, स्टेम कटिंग्स, रिकॉर्ड्स और कॉस्ट कैलकुलेशन तक जाएंगे। अंत में क्विक चैलेंज होगा। अगर नोटबुक है तो हेडिंग्स लिखते चलो, नहीं है तो मन में 3 कीवर्ड्स पकड़ते चलो। सबसे पहले सोचो, नर्सरी शब्द सुनते ही तुम्हारे माइंड में क्या आता है? केवल पौधों की दुकान या ऐसा स्थान जहां प्लांट्स को शुरुआती ग्रोथ के लिए सूटेबल कंडीशंस दी जाती हैं? चैप्टर के अनुसार प्लांट नर्सरी वह जगह है जहां प्लांट्स प्रोपगेट और ग्रो किए जाते हैं। इसका संबंध एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों से है, यानी नर्सरी छोटा स्पेस होते हुए भी प्लांट ग्रोथ का ऑर्गेनाइज्ड सेंटर बन सकती है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? एक नर्सरी का पर्पस केवल प्लांट्स बेच देना नहीं है। यहाँ प्लांट्स को तैयार किया जाता है, उनकी देखभाल होती है और फिर उन्हें होम्स, गार्डन्स या एग्रीकल्चर फील्ड्स में लगाया जा सकता है। चैप्टर प्रोजेक्ट का फोकस स्कूल में नर्सरी डेवलप करना है, ताकि नॉलेज केवल पढ़ी हुई बात ना रहे, बल्कि ऑब्जर्वेशन और हैंड्स ऑन वर्क से समझ आए। इस प्रोजेक्ट के 4 बड़े लर्निंग गोल्स हैं। पहला, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक कंडीशंस आइडेंटिफाई करना। दूसरा, प्लांट नर्सरी डिजाइन करना। तीसरा, अलग अलग प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स यूज करना। चौथा, प्लांट ग्रोथ ऑब्जर्व करना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों गोल्स एक लॉन्ग आंसर के बैकबोन बन सकते हैं। आंसर में केवल लिस्ट मत लिखना, हर गोल को एक्टिविटी से कनेक्ट करना। एक छोटा चेक। अगर क्वेश्चन आए, प्रोजेक्ट के एंड तक स्टूडेंट क्या कर पाएगा, तो क्या तुम 4 पॉइंट्स बोल सकते हो? जर्मिनेटिंग सीड्स और यंग प्लांट्स की नीड्स डिस्क्राइब करना, डिफरेंट प्रोपगेशन मेथड से न्यू प्लांट्स कल्टीवेट करना, इनिशियल ग्रोथ के लिए सूटेबल कंडीशंस देना और स्कूल प्लांट नर्सरी डेवलप करना। ये पॉइंट मिस मत करना कि चैप्टर स्किल और अंडरस्टैंडिंग दोनों पर बेस्ड है। अब एक मेमोरेबल फैक्ट। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में तिम्मम्मा मारीमानू नाम का बनियान ट्री लगभग 5 एकर्स में फैला हुआ है, जो एक छोटे विलेज जितना एरिया है। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि एक सीड से बहुत बड़ा ट्री डेवलप हो सकता है। बर्न शेड, ऑक्सीजन और बर्ड्स, एनिमल्स तथा ह्यूमंस को शेल्टर देता है। इसलिए नर्सरी प्रोजेक्ट नेचर के प्रति रिस्पेक्ट भी डेवलप करता है। और यही चैप्टर का इमोशनल हुक है। प्लांट को केवल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, लिविंग ग्रोथ की तरह देखना है। जब तुम सीड स्प्राउट होते देखते हो, तो टाइम, केयर और एनवायरनमेंट का कनेक्शन समझते हो। अब हम उस बेसिक क्वेश्चन पर आते हैं, पौधों को ग्रो करने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए? यहाँ जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि आगे के नर्सरी डिसीजंस इसी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स को ग्रोथ के लिए एयर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर चाहिए। ये एसेंशियल फैक्टर्स हैं। लेकिन चैप्टर एक और इम्पॉर्टेंट बात कहता है, केवल ये फैक्टर्स लिस्ट कर देना पर्याप्त नहीं। प्लांट्स को फेवरेबल एनवायरनमेंट भी चाहिए, यानी कंडीशंस का बैलेंस और सूटेबिलिटी मैटर करती है। नर्सरी का काम इसी सूटेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट और मेंटेन करना है। चलो ह्यूमिडिटी को समझते हैं। एयर में वाटर वेपर होता है। जब एयर में वाटर वेपर अधिक हो, वेदर ह्यूमिड फील होता है। जब कम हो, एयर ड्राई फील होती है। कोल्ड और ड्राई जगहों पर लोग हीटर या बुखारी के पास बोल ऑफ वाटर रखते हैं, ताकि एयर में मॉइस्चर बढ़े। यह ह्यूमन एग्जाम्पल प्लांट्स की नीड्स समझने में मदद करता है। ह्यूमिडिटी प्लांट्स की ग्रोथ स्टेजेस को अफेक्ट कर सकती है। बहुत अधिक या बहुत कम ह्यूमिडिटी सूटेबल नहीं हो सकती। इसी तरह प्लांट्स को ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर प्लांट के लिए आइडियल टेम्परेचर सेम नहीं होता। इसलिए कुछ प्लांट्स पर्टिकुलर सीजन्स में फ्लरिश करते हैं,
नर्सरी में प्लांट के हिसाब से एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करना और एडजस्ट करना ज़रूरी है। एक ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन, क्या तुमने वाटर स्ट्रीम, पॉन्ड एजेस, वेल्स या वाटर टैप के पास ड्राई प्लेसेस की तुलना में ज्यादा प्लांट्स देखे हैं? चैप्टर इसका कारण बताता है। वहाँ ऑप्टिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सॉइल मॉइस्चर मिल सकती है। यह कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं, एनवायरनमेंट प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा होता है। अपने आसपास देखकर इस आइडिया को वेरीफाई करो। एग्जाम आंसर फ्रेम याद रखो। प्लांट्स नीड एयर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। इसके अलावा फेवरेबल ह्यूमिडिटी, ऑप्टिमल टेम्परेचर और सूटेबल सॉइल मॉइस्चर भी हेल्दी ग्रोथ में मदद करते हैं। आइडियल कंडीशन प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकती है, इसलिए नर्सरी में एक ही ट्रीटमेंट हर प्लांट पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये लाइन प्रिसाइसली लिखना नर्सरी सूटेबल कंडीशंस क्रिएट करके प्लांट्स की सर्वाइवल और ग्रोथ सपोर्ट करती है। कॉमन कंफ्यूजन चेक, क्या ज्यादा वाटर हमेशा बेटर होता है? चैप्टर वाटर लॉगिंग अवॉइड करने पर जोर देता है और रेज्ड बेड्स एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन करने में मदद करते हैं, इसलिए नीड और एक्सेस में फर्क है। इसी तरह शेड का अर्थ सनलाइट को पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि यंग प्लांट्स को एक्सेसिव हीट और हीट स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करना है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। प्लांट ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज के साथ फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए। इस सेक्शन का मेंटर ना बनाओ। एयर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर। जब नर्सरी विजिट करोगे तो इन्हीं फैक्टर्स को ऑब्जर्व करना है। केवल प्लांट का नाम नोट करना पर्याप्त नहीं, उसके आसपास की कंडीशंस भी रिकॉर्ड करनी है। अब नर्सरी के टाइप्स पर चलते हैं। कुछ नर्सरीज वेजिटेबल्स के लिए होती हैं, कुछ फ्रूट क्रॉप्स या ट्रीज के लिए, और कुछ फ्लावरिंग या ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए। एग्रीकल्चरल एरियाज में ब्रिंजल, टमाटो, ऑनियन और बनाना जैसे प्लांट्स मिल सकते हैं। अर्बन एरियाज में रोज और मैरीगोल्ड जैसे फ्लावरिंग तथा ऑर्नामेंटल प्लांट्स होम्स में रखने के लिए मिल सकते हैं। कोस्टल और हिली एरियाज में जहां पॉसिबल हो, हॉर्टिकल्चरल नर्सरीज मैंगो और कोकोनट जैसे प्लांट्स के लिए भी सेटअप की जा सकती हैं। नर्सरी लैंड प्लॉट पर, बिल्डिंग टेरेस पर, घर के छोटे स्पेस में या पॉट्स में भी हो सकती है। प्रोसेस ब्रॉडली सेम रह सकता है, लेकिन प्लांट्स का सिलेक्शन लोकल एरिया और पर्पस के अनुसार बदलता है। प्लांट नर्सरीज इंपॉर्टेंट क्यों हैं? पहला, ओरिजिनल प्लांट स्पीशीज प्रिजर्व करने में मदद। दूसरा, न्यू वैरायटीज क्रिएट करने में सहायता। तीसरा, प्लांट्स लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। चौथा, स्मॉलर स्पेस में पेस्ट्स और हेवी रेन या सीवियर हीट जैसी अनसूटेबल कंडीशन से प्रोटेक्शन देना कंपैरेटिवली इजियर होता है। पांचवा, सूटेबल कंडीशंस देकर प्लांट्स को सामान्य सीजन के बाहर भी ग्रो किया जा सकता है। पीपल नर्सरी से प्लांट्स होम्स, गार्डन्स और एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए खरीदते हैं। इसका मतलब नर्सरी का सोशल और प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों है। एग्जाम में इंपॉर्टेंस पूछी जाए तो केवल प्लांट्स ग्रो होते हैं मत लिखना। प्रिजर्वेशन, न्यू वैरायटीज, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन और रिक्वायर्ड टाइम पर प्लांट अवेलेबिलिटी जैसे पॉइंट्स जोड़ना। एक एक्टिव रिकॉल, अगर स्कूल के पास नर्सरी नहीं है तो प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ सकता है? चैप्टर सजेस्ट करता है कि फार्मर या गार्डनर को स्कूल में गाइड करने के लिए इनवाइट किया जा सकता है, और अगर लैंड अवेलेबल नहीं है तो अनयूज्ड स्पेस, पाथवे, पार्किंग लॉट या पॉट्स का उपयोग किया जा सकता है। आंसर में प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव्स जरूर दिखते हैं। नर्सरी विजिट एक्टिविटी 1 का मेन पर्पस ऑब्जर्वेशन है। विजिट पर डेट, नर्सरी का नेम, टाइप, प्लांट्स ग्रोन, टूल्स एंड इक्विपमेंट और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नोट करने हैं। मैनेजमेंट में वाटरिंग, पेस्ट कंट्रोल और न्यूट्रिएंट्स जैसे पॉइंट्स देखे जा सकते हैं। एक्सपर्ट से प्रोपगेशन और सीजनल वेरिएशन के बारे में भी पूछना है। एक्सपर्ट से पूछने लायक क्वेश्चंस को याद रखो। प्लांट्स को राइट अमाउंट और ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट कैसे मिलता है? शेड कैसे दी जाती है? आइडियल टेम्परेचर और ऑप्टिमल ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन होती है? वाटरिंग कैसे कंट्रोल होती है? पेस्ट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? ये क्वेश्चंस तुम्हारी ऑब्जर्वेशन को डीपर बनाते हैं। अब टूल्स और मटेरियल्स। गार्डनिंग टूल्स में गार्डन शवल, स्पेड, हैंड कल्टीवेटर, ग्राफ्टिंग नाइफ, प्रूनिंग shears या शार्प कटर, वाटरिंग कैन और गार्डनिंग ग्लव्स शामिल हैं। नर्सरी मटेरियल्स में सीडलिंग या प्लग ट्रे, कोकोपीट,
स्पैग्नम मॉस या कोको हस्क, कंपोस्ट या मैन्योर और सीड जर्मिनेशन पेपर शामिल है। पेपर ना हो तो कार्डबोर्ड भी यूज किया जा सकता है। अदर मटेरियल्स में शेड नेट, बैम्बू या वुडन पोल, पीवीसी पाइप, टारपोलिन शीट, ब्रिक्स, मेजरिंग टेप, प्लांट लेबल्स, फर्स्ट एड किट, लाइम पाउडर, ज्योमेट्री स्केल, पेंसिल, रबर बैंड्स, प्लास्टिक ट्रे और वाटर आते हैं। लिस्ट लंबी है, लेकिन इसे रैंडम शॉपिंग लिस्ट की तरह मत याद करो। इसे कैटेगरीज में सोचो: टूल्स, नर्सरी मटेरियल्स, स्ट्रक्चर मटेरियल्स और सेफ्टी या रिकॉर्डिंग मटेरियल्स। सेफ्टी का पहला रूल है राइट टूल और इक्विपमेंट को राइट जॉब के लिए यूज करना। स्पेड्स, शवल्स और पिकैक्सेस हैवी होते हैं, इसलिए कॉशन चाहिए। कटर्स और नाइफ्स शार्प होते हैं, इसलिए केयरफुली हैंडल करो। ग्लव्स अच्छी फिटिंग वाले होने चाहिए ताकि टूल्स पर ग्रिप सही रहे। अगर किसी टूल का यूज समझ नहीं आता तो हेल्प मांगना वीकनेस नहीं, सेफ्टी स्किल है। सॉइल के साथ काम करने के बाद हैंड्स केयरफुली वॉश करना है, क्योंकि सॉइल में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। हैवी वेट उठाते समय बैक को बेंड करने के बजाय नीज बेंड करो। टूल्स को रैक्स पर हैंग करो या मार्क्ड प्लेसेस और स्टोरेज बॉक्सेस में रखो। ये पॉइंट मिस मत करना। सेफ्टी केवल एक्टिविटी के दौरान नहीं, एक्टिविटी के बाद स्टोरेज में भी होती है। इंटरनेट सेफ्टी भी चैप्टर में दी गई है। इंटरनेट यूज करते समय टीचर की हेल्प लो। बिना चेक किए कुछ अपलोड या डाउनलोड मत करो और पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं शेयर मत करो। ये नर्सरी साइंस का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क में रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर का हिस्सा है। क्विक रिकॉल: सही टूल्स, इंस्ट्रक्शंस, ग्लव्स, हेल्प मांगना, हाथ धोना, नीज से लिफ्टिंग, टूल्स का प्रॉपर स्टोरेज और इंटरनेट सेफ्टी। अब तुम बताओ, शार्प कटर यूज करते समय सबसे इंपॉर्टेंट एटीट्यूड क्या होगा? स्पीड नहीं, कॉशन। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में केयरलेस एक्शन एक प्लांट को नहीं, लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब नर्सरी प्लानिंग। सबसे पहला स्टेप सूटेबल प्लेस चुनना है। सेलेक्टेड एरिया को प्रेफरेबली कम से कम 2 से 3 आवर्स सनलाइट मिलनी चाहिए और वाटर लॉगिंग अवॉइड होनी चाहिए। चैप्टर के अनुसार लगभग 150 से 200 स्क्वायर फीट एरिया सफिशिएंट हो सकता है। अगर स्कूल में लैंड नहीं है तो पॉट्स या अवेलेबल अनयूज्ड स्पेसेस कंसिडर किए जा सकते हैं। लोकेशन चूज करते समय 2 क्वेश्चंस खुद से पूछो: अवेलेबल स्पेस कितना है और इस लोकेशन को चुनने के फैक्टर्स क्या हैं। लेआउट स्केच में लेंथ और विड्थ के डायमेंशंस दिखाओ। साथ में पाथवेज, वाटर सोर्स और प्लांट बेड्स मार्क करो। लेआउट केवल सुंदर ड्राइंग नहीं, यह काम करने की सुविधा और रिसोर्स मैनेजमेंट का प्लान है। एक्टिविटी 3 में लैंड प्रिपेयर किया जाता है। पहले अनवांटेड प्लांट्स, डेब्रीज और रॉक्स हटाकर एरिया क्लीन करो। फिर लाइम पाउडर से नर्सरी बाउंड्री मार्क करो और पाथवेज तथा प्लांट बेड्स भी मार्क करो। इसके बाद डिज़ाइन और एरिया के अनुसार बैम्बू या वुडन पोल्स की मदद से ग्रीन शेड नेट फिक्स किया जाता है। शेड नेट का परसेंटेज प्लांट नीड के अकॉर्डिंग चूज करना है, जैसे 50% या 75%। अगर ग्रीन शेड नेट अवेलेबल ना हो तो ट्री ब्रांचेस या ओल्ड क्लॉथ जैसे साड़ीज शेड देने के लिए यूज किए जा सकते हैं। टेरेस या कंक्रीट फ्लोर पर पोल्स फिक्स करने के लिए सैंड से भरे मेटल टिन बॉक्सेस या प्लास्टिक ड्रम यूज हो सकते हैं। शेड का पर्पस यंग प्लांट्स को एक्सेसिव हीट और हीट स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करना है, लेकिन शेड नेट सिलेक्शन प्लांट की ज़रूरत देखकर होगा। इसी तरह प्रोटेक्टिव फेंस डिस्कार्डेड पाइप्स, रॉड्स, बैम्बू या फॉलन ब्रांचेस से बनाई जा सकती है। फेंस एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अनवांटेड एंट्री को रोकने में मदद करती है। एक सिनारियो सोचो, अगर स्कूल में केवल टेरेस अवेलेबल है तो क्या प्रोजेक्ट रुक जाएगा? नहीं, पॉट्स, प्लास्टिक कंटेनर्स या सूटेबल वेस्ट मटेरियल्स का उपयोग हो सकता है, लेकिन ड्रेनेज, पोल फिक्सिंग और सेफ मूवमेंट का ध्यान रखना होगा। प्रैक्टिकल आंसर में रिसोर्स लिमिटेशन को पहचान कर रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन देना इम्पोर्टेंट है। मिनी रिकैप: लोकेशन में सनलाइट और ड्रेनेज, लेआउट में डायमेंशंस, पाथवेज, वाटर सोर्स और बेड्स, सेटअप में क्लीनिंग और बाउंड्री मार्किंग, प्रोटेक्शन में शेड नेट और फेंस। अब तक हम नर्सरी का बेसिक स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि सीड्स की जर्मिनेशन में क्यों किया जाता है और उससे नर्सरी प्लानिंग कैसे बेटर होती है। हर सीड सो करने के बाद जर्मिनेट नहीं करता। सीड जर्मिनेशन रेट बताता है कि कितने सीड्स लाइकली टू जर्मिनेट होकर प्लांट्स बनेंगे।
यह रेट जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट्स पाने के लिए सीड्स की क्वांटिटी एस्टिमेट की जा सके। इससे नर्सरी में स्पेस, एफर्ट और टाइम वेस्ट होने से बचते हैं। जर्मिनेशन टेस्ट के लिए सीरियल या पल्सेस सीड्स, ज्योमेट्री स्केल, पेंसिल, रबर बैंड्स, प्लास्टिक ट्रे, वाटर और सीड जर्मिनेशन पेपर चाहिए। पेपर का साइज 45 सेंटीमीटर्स बाय 28 सेंटीमीटर्स दिया गया है। यह पेपर मॉइस्चर होल्ड कर सकता है। अगर अवेलेबल ना हो तो कार्डबोर्ड शीट ऑल्टरनेटिव हो सकती है। स्टेप्स ध्यान से सुनो। पहले पेपर पर 3 बाय 3 सेंटीमीटर्स के स्क्वायर्स मार्क करो। फिर पेपर को वाटर में सोक करो और एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन होने दो। इसके बाद 100 सीड्स काउंट करके मार्किंग्स के अनुसार इक्वल डिस्टेंस पर रखो। काउंट केयरफुली करना जरूरी है क्योंकि आगे का जर्मिनेशन रेट इसी टोटल पर डिपेंड करेगा। अब पेपर को जेंटली रोल करो, रबर बैंड्स लगाओ और उसे 3 से 5 डेज के लिए रखो। फिर जर्मिनेटेड सीड्स काउंट करो। जर्मिनेशन परसेंटेज निकालने के लिए जर्मिनेटेड सीड्स की संख्या को टोटल सीड्स की संख्या के संदर्भ में कैलकुलेट किया जाता है और परसेंटेज के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। चैप्टर में टेस्ट रिजल्ट्स के बेसिस पर क्वांटिटी एस्टिमेट करने की बात है। मान लो टेस्ट में 100 सीड्स रखे और ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ सीड्स जर्मिनेट हुए। यहाँ मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगी क्योंकि एक्चुअल एक्टिविटी में रिजल्ट तुम्हारे सीड्स और ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करेगा। तुम्हें सीड का नेम, टोटल सीड्स, कितने डेज लगे, कितने जर्मिनेटेड और जर्मिनेशन रेट लिखना है। यही एक्टिविटी बेस्ड आंसर है। सीड पैकेट लेबल्स पर भी जर्मिनेशन रेट मेंशन हो सकता है। इसका प्रैक्टिकल यूज ये है कि रिक्वायर्ड यील्ड या रिक्वायर्ड प्लांट्स के लिए कितने सीड्स प्लांट करने हैं उसका अंदाजा मिलता है। इसलिए जर्मिनेशन टेस्ट सिर्फ परसेंटेज निकालने की एक्सरसाइज नहीं, ये प्लानिंग डिसीजन को सपोर्ट करता है। अगर तुम अपने रिजल्ट को एक्टिव रिकॉल से चेक करना चाहते हो तो एक्जी में इसी डाउट को क्वेश्चन की तरह रख सकते हो और स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग कर सकते हो। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट पर लौटते हैं। जर्मिनेशन टेस्ट में इक्वल डिस्टेंस, मॉइस्चर, फिक्स्ड ड्यूरेशन और एक्यूरेट काउंटिंग, इन चारों पर ध्यान देना है। प्लांट्स की ईनिशियल ग्रोथ में सीड्स और कटिंग्स के अंदर मौजूद रिजर्व फूड काम आता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स शामिल हो सकते हैं। सीडलिंग जर्मिनेशन और शुरुआती ग्रोथ के दौरान इसी रिजर्व का उपयोग करती है। इसलिए चैप्टर याद दिलाता है कि जितने प्लांट्स ग्रो करने हैं उससे अधिक सीड्स यूज करने पड़ सकते हैं। अब प्रोपगेशन के 3 प्रैक्टिकल मेथड्स हैं। पहला, रेस्ड बेड नर्सरी में सीड सो करना। दूसरा, प्लग या सीडलिंग ट्रेज में सीड सो करना। तीसरा, स्टेम कटिंग्स से प्लांट्स रेज करना। प्लांट्स, सीड्स, स्टेम्स और कुछ केसेस में ट्यूबर्स जैसे पोटैटोज के माध्यम से भी प्रोपगेट कर सकते हैं। मेथड प्लांट और अवेलेबल सेटअप के अनुसार चूज किया जाता है। रेस बेड बनाने के लिए सॉइल डिग और लूजन करो, बड़े स्टोन्स और पेबल्स हटाओ, कंपोस्ट और सॉइल लगभग 40 to 60 रेशियो में मिक्स करके मार्क्ड बेड एरिया को ग्राउंड लेवल से 15 से 20 सेंटीमीटर्स ऊपर उठाओ। बेड की लेंथ 3 से 5 मीटर्स और विड्थ 1 से 1.5 मीटर्स हो सकती है। दो बेड्स के बीच 0.30 से 0.40 मीटर डिस्टेंस मूवमेंट के लिए रखा जा सकता है। ये पाथवे, वाटरिंग और वीडिंग में काम आता है। रेज्ड बेड का एडवांटेज है कि एक्स्ट्रा वाटर रूट जोन से ड्रेन हो जाता है और रूट्स को रेस्पिरेशन के लिए एयर मिलती है। इसलिए रेज्ड बेड केवल ऊंची मिट्टी नहीं, एक फंक्शनल डिजाइन है। बहुत छोटे सीड्स को फाइन सैंड या सॉइल के साथ मिक्स करके सो किया जा सकता है, जिससे सोइंग ईजियर होती है। सीड्स जेंटली सो करो, ऊपर सॉइल डालो और वाटरिंग कैन से सॉइल मॉइस्ट रखो। यहाँ कॉमन मिस्टेक है बहुत जोर से वाटर डालना, जिससे सीड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। जेंटल वाटरिंग और मॉइस्चर मेंटेन करना की है। अब सीडलिंग ट्रे मेथड, यह लिमिटेड स्पेस में यूजफुल है और लार्ज स्केल पर सीडलिंग्स प्रोड्यूस करने में भी मदद करती है। डेलिकेट सीडलिंग्स के लिए स्मॉल सेल्स और बिगर सीडलिंग्स के लिए लार्जर सेल्स चूज किए जाते हैं। कोकोपीट ग्रोइंग मीडियम के रूप में जनरली यूज होता है। ट्रेस ना हो तो कोकोनट शेल्स, ओल्ड टी कप्स या सिमिलर वेस्ट मटेरियल्स भी काम आ सकते हैं। कोकोपीट को वाटर में सोक करो। 1 किलोग्राम कोकोपीट 5 से 8 लीटर्स वाटर अब्जॉर्ब कर सकता है। सोक्ड कोकोपीट को जेंटली ट्रे में भरो। हर होल में 1 से 2 सीड सो करो। ट्रे को तारपॉलिन शीट
या गनी बैग से कवर करके 2 से 3 डेज अलग रखो। जर्मिनेशन शुरू हो तो ट्रे को शेड नेट नर्सरी में फर्दर ग्रोथ के लिए रखो। ग्रोइंग मीडिया का एडवांटेज क्या है? ये रूट्स के आसपास मॉइस्चर मैनेजमेंट बेटर कर सकता है, डिजीज स्प्रेड अवॉइड करने में हेल्प कर सकता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकता है। कोकोपीट के अलावा वर्मिक्यूलाइट और बेंटेनाइट जैसे मिनरल्स भी ग्रोइंग मीडिया के रूप में दिए गए हैं। ये पॉइंट मिस मत करना कि ट्रे मेथड स्पेस सेविंग भी है। एक क्विक चेक, रेज्ड बेड और सीडलिंग ट्रे में बेसिक डिफरेंस क्या है? रेज्ड बेड प्रिपेयर्ड सॉइल एरिया है, जबकि सीडलिंग ट्रे सेल्स वाला कंट्रोल्ड सेटअप है। लिमिटेड स्पेस में ट्रे यूजफुल हो सकती है। रेज्ड बेड में ड्रेनेज और रूट एरेशन इंपॉर्टेंट है। दोनों मेथड्स में ऑप्टिमल कंडीशंस और केयरफुल वाटरिंग जरूरी है। अब स्टेम कटिंग मेथड, इसमें पेरेंट प्लांट से स्टेम का एक हिस्सा लेकर नया प्लांट रेज किया जाता है। हार्डवुड एग्जाम्पल्स में रोज और बोगनवेलिया, सेमी हार्डवुड में डिफिन बाकिया और क्रोटन तथा सॉफ्टवुड में दुरांता और ऑल्टरनैंथेरा दिए गए हैं। मेथड चुनते समय स्टेम की मैच्योरिटी और प्लांट की रिक्वायरमेंट समझना जरूरी है। स्टेम कटिंग के लिए 5 by 4 इंचेस नर्सरी बैग्स यूज हो सकती हैं और 500 मिलीलीटर्स ओल्ड मिल्क पाउचेस भी ऑल्टरनेटिव है। बैग के बॉटम में 2 से 3 स्मॉल ड्रेनेज होल्स बनाओ, फिर 2 पार्ट सॉइल और 1 पार्ट कंपोस्ट का मिक्सचर भरो। ड्रेनेज होल्स एक्सेस वाटर को बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। हेल्दी और मैच्योर पेरेंट प्लांट सेलेक्ट करो। स्टेम को 10 से 15 सेंटीमीटर्स काटो और बेस पर 45 डिग्री का स्लैंट कट बनाओ। इससे रूटिंग के लिए सरफेस एरिया बढ़ता है। कटिंग 4 से 6 इंचेस लॉन्ग और कम से कम 2 से 3 नोड्स वाली होनी चाहिए। कट एंड को रूटिंग हार्मोन पाउडर या जेल में इवनली कोट करो। प्रॉपर शूटिंग के बाद, जो लगभग 30 से 45 डेज में हो सकता है, न्यू प्लांट को बिगर पॉलीबैग या फील्ड में शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन प्लांटिंग के बाद तुरंत ट्रांसप्लांट नहीं करना। यंग प्लांट्स डेलिकेट होते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग होने तक केयर चाहिए। राइट सीजन और सूटेबल एनवायरनमेंट में ट्रांसप्लांटेशन करना है। कटिंग्स के टाइप्स को कंपेयर करें। सॉफ्टवुड कटिंग्स जनरली 10 से 15 सेंटीमीटर्स की होती हैं और टॉप की 2 to 3 लीव्स रिटेन की जाती हैं, क्योंकि कटिंग्स में फूड रिजर्व्स कम होते हैं। सेमी हार्डवुड पार्शियली मैच्योर, स्लाइटली वुडी शूट से ली जाती है। हार्डवुड मैच्योर वुडी स्टेम से अक्सर डॉर्मेंट सीजन में ली जाती हैं। एग्जाम्पल से डिस्टिंक्शन मजबूत करो। सेमी हार्डवुड मेथड मैंगो, गुआवा, लिम, जैकफ्रूट और रोजेस जैसे प्लांट्स में कॉमनली यूज बताया गया है। हार्डवुड मेथड ग्रेप, फिग, मलबेरी, कीवी फ्रूट, पोमेग्रेनेट, चेस्टनट, प्लम, एप्पल और गूसबेरी जैसे प्लांट्स के लिए दिया गया है। एग्जाम में डेफिनेशन के साथ 1 और 2 एग्जाम्पल्स लिखना आंसर को क्लियरर बनाता है। और सॉफ्टवुड के एग्जाम्पल्स में सिट्रस, चेरी, एप्पल, पीच, प्लम, पेयर और एप्रिकॉट का उल्लेख है, जबकि कोलियस, क्रिसैंथेमम, डालिया, होली बेसिल और कार्नेशन हर्बेशियस मेथड से प्रोपेगेट किए जा सकते हैं। इतनी लंबी लिस्ट को ब्लाइंडली क्रैम मत करो। पहले 3 कैटेगरीज का डिफरेंस समझो, फिर एग्जाम्पल्स को कैटेगरी वाइज रिवाइज करो। अब एक्टिविटी 6, वॉचिंग प्लांट्स ग्रो। नर्सरी में रिकॉर्ड रखना है प्लांट का नेम, नर्सरी मेथड, सीड्स या स्टेम कटिंग्स की क्वांटिटी, डेट ऑफ प्लांटिंग, जर्मिनेशन या फर्स्ट लीफ की डेट और एनी अदर ऑब्जर्वेशन। रिकॉर्ड कीपिंग से ग्रोथ ट्रैक होती है और अलग मेथड्स की प्रोग्रेस कंपेयर की जा सकती है। ऑब्जर्वेशन कॉलम को खाली मत छोड़ना। वहां प्लांट की कंडीशन या कोई रेलेवेंट चेंज लिख सकते हो, लेकिन वही जो तुमने एक्चुअली देखा हो। चैप्टर प्रोजेक्ट में ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक हैबिट बनाता है। प्लांटिंग सफिशिएंट नहीं, प्लांट्स को मैच्योरिटी तक केयर चाहिए, फिर सूटेबल सीजन और प्लेस में बेड्स या पॉट्स में ट्रांसप्लांट करना होता है। एक्टिविटी 7 कॉस्ट कैलकुलेशन पर है। आइटम्स और मटेरियल्स की यूनिट कॉस्ट, क्वांटिटी, टोटल प्राइस और रिमार्क रिकॉर्ड करो। एग्जाम्पल में सीड की यूनिट कॉस्ट 10 रुपीज पर ग्राम, क्वांटिटी 5 ग्राम्स और टोटल 50 रुपीज दिखाया गया है। ये रिकॉर्ड प्लांट्स की पॉसिबल सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करता है। यहाँ रीजनिंग चेक, अगर क्वांटिटी बदलती है तो टोटल प्राइस भी बदलेगा।
इसलिए यूनिट कॉस्ट और क्वांटिटी दोनों लिखना ज़रूरी है। सीडलिंग ट्रे, नर्सरी बैग और बाकी मटेरियल्स को भी टेबल में ऐड किया जा सकता है। केवल सीड का कॉस्ट लिखकर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं मानना। नर्सरी में इस्तेमाल हुए आइटम्स का ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड चाहिए। चैप्टर डिजिटल टूल्स का भी मेंशन करता है। प्लांट ग्रोथ ट्रैक करने के लिए प्लांट नर्सरी रिकॉर्डिंग एप्स, पेस्ट आइडेंटिफायर और प्लांट वाटरिंग रिमाइंडर ऐप जैसे टूल्स सर्च किए जा सकते हैं। इंटरनेट यूज करते समय टीचर की गाइडेंस और पर्सनल इंफॉर्मेशन की सेफ्टी याद रखो। टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन रियल प्लांट केयर का रिप्लेसमेंट नहीं है। एक यूजफुल रिफ्लेक्शन है, विजिट या एक्सपोर्ट इंटरैक्शन से 3 मोस्ट यूजफुल बातें क्या सीखी। पीयर्स के साथ नर्सरी बनाते समय 3 लेसन्स क्या मिले। फिर हर एक्टिविटी में कितना टाइम लगा, उसे पीरियड्स या आवर्स में नोट करो। इससे प्रोजेक्ट केवल फाइनल प्लान तक सीमित नहीं रहता, प्रोसेस, टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट भी विजिबल होते हैं। अब हम फाइनल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले ग्रोथ कंडीशंस, एयर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, फेवरेबल ह्यूमिडिटी, ऑप्टिमल टेम्परेचर और सूटेबल सॉइल मॉइस्चर। दूसरा, नर्सरी इंपॉर्टेंस, प्रिजर्वेशन, न्यू वैरायटीज, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन और प्लांट्स की अवेलेबिलिटी। तीसरा, सेटअप, सनलाइट, ड्रेनेज, एरिया लेआउट, शेड नेट और फेंस। फोर्थ, प्रोपगेशन मेथड्स, सीड्स, रेज्ड बेड्स, सीडलिंग ट्रेज और स्टेम कटिंग्स। फिफ्थ, जर्मिनेशन टेस्ट के स्टेप्स, स्क्वायर्स मार्क करना, पेपर सोक करना, 100 सीड्स प्लेस करना, रोल और रबर बैंड्स लगाना, 3 से 5 डेज वेट करना, जर्मिनेटेड सीड्स काउंट करना और रेट कैलकुलेट करना। सिक्स्थ, रिकॉर्ड्स और कॉस्ट टेबल्स प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कॉमन मिस्टेक्स की लिस्ट बनाओ। वाटर लॉगिंग को इग्नोर करना, यंग प्लांट्स को एक्सेसिव हीट में छोड़ना, सीड्स की काउंटिंग इनएक्यूरेट करना, जर्मिनेशन डेज रिकॉर्ड न करना, स्टेम कटिंग में ड्रेनेज होल्स न बनाना, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन स्किप करना और ग्रोथ रिकॉर्ड्स अधूरे रखना। आंसर राइटिंग में फैक्ट्स के साथ पर्पस भी लिखो, जैसे रेज्ड बेड एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन करता है और रूट्स को एयर देता है। फाइनल चैलेंज, बिना नोट्स देखे बताओ, नर्सरी के लिए लोकेशन चुनते समय कौन से 2 मेजर फैक्टर्स देखोगे। सीड जर्मिनेशन टेस्ट में कितने सीड्स रखने हैं, स्टेम कटिंग में कितने नोड्स और कौन सा स्लैंट एंगल दिया गया है, और प्लांट ग्रोथ रिकॉर्ड में कौन से फील्ड्स होंगे। पहले मन में आंसर्स दो, फिर अपने नोट से वेरीफाई करो। एक्सपेक्टेड आंसर्स चेक कर लो। लोकेशन में 2 से 3 आवर सनलाइट और वाटर लॉगिंग से बचाव। जर्मिनेशन टेस्ट में 100 सीड्स। स्टेम कटिंग में कम से कम 2 से 3 नोड्स और 45 डिग्री स्लैंट कट। रिकॉर्ड में प्लांट नेम, मेथड, क्वांटिटी, प्लांटिंग डेट, जर्मिनेशन या फर्स्ट लीफ डेट और ऑब्जर्वेशंस। अगर कोई आंसर मिस हुआ, वही तुम्हारा नेक्स्ट रिवीजन टारगेट है। आज हमने प्लांट नर्सरी को एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की तरह समझा। प्लांट्स की नीड्स, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, नर्सरी का इंपॉर्टेंस, टूल्स और सेफ्टी, लोकेशन और लेआउट, शेड नेट, जर्मिनेशन टेस्ट, रेज्ड बेड्स, सीडलिंग ट्रेज, स्टेम कटिंग्स, ग्रोथ रिकॉर्ड्स और कॉस्ट कैलकुलेशन। कॉमन मिस्टेक याद रखो, प्लांटिंग के बाद किए बंद नहीं होती। यंग प्लांट्स को स्ट्रांग होने तक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए। अब कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप है, अपने आसपास एक नर्सरी या स्कूल स्पेस ऑब्जर्व करो और 5 कंडीशंस लिखो। चाहो तो एडजी पर इसी चैप्टर का एक्टिव रिकॉल चैलेंज बनाकर खुद को टेस्ट करो। गौरव और स्वाति की ओर से वार्म विशेस। सीखते रहो, प्रकृति का ध्यान रखो और अगली रिवीजन में मिलते हैं।